हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 12th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। जो हमने अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें हमने सॉल्यूशन से संबंधित टर्मोलॉजी या शब्दकोश की स्टडी की है और ये जाना कि किस प्रकार से हम तनु विलयन और सांद्र विलयन को ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोल प्रभाज क्या होता है। इस चैप्टर में हम सॉल्युबिलिटी और हेनरी के नियम की स्टडी करेंगे। हेनरी के नियम की स्टडी को करने से पहले मैं आपसे एक बार अवश्य कहूँगा कि आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर अवश्य देखें, जिसमें कि हमने मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन को स्पष्ट किया है। जब आपको मोल फ्रैक्शन या मोल अंश का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको हेनरी का नियम समझ में आएगा। हेनरी के नियम को हमें स्पष्ट करना है। हेनरी का नियम तभी स्पष्ट हो सकता है जबकि हमें विलेयता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर विलेयता की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसको कॉपी में लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम एक एक शब्द को लेकर के चलेंगे और उनको स्पष्ट करेंगे। तो सामने जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी या विलेयता निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक के निश्चित द्रव्यमान को संतृप्त करने के लिए विलय की ग्रामों में आवश्यक न्यूनतम मात्रा पदार्थ की विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर में एस लिखा हुआ है। विलेयता नियतांक होती है, अर्थात विलेयता की जो मात्रा होती है, अर्थात किसी भी पदार्थ की जो विलेयता होती है वह एक कांस्टेंट होती है। साथ ही विलेयता की इकाई ग्राम प्रति लीटर या मूल प्रति लीटर होता है। तो इस डेफिनेशन को आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पर हम कुछ चीजों को हाईलाइट कर दे रहे हैं। निश्चित ताप के रूप में हम यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही लेंगे और समझेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। दूसरी बात, विलायक के रूप में हम यहाँ पर जल को लेकर के चलेंगे। जल ही विलायक के रूप में क्यों लेते हैं और उसकी निश्चित मात्रा 100 ग्राम में क्यों ली जाती है, इसको ml में क्यों नहीं लिया जाता, ये हम आगे समझेंगे। और साथ में ये समझेंगे कि आवश्यक न्यूनतम मात्रा का क्या अर्थ होता है। तो ये चार बातें हमको यहाँ पर समझनी है। एक एक करके हम इसको स्पष्ट करते हैं। विलेयता चूंकि टेम्परेचर से प्रभावित हो जाती है, विलेयता चूंकि ताप से प्रभावित हो जाती है, इसलिए हम रूम टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ की विलेयता को स्पष्ट करते हैं। ये टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो सकता है। आमतौर से हम इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं या कुछ बुक्स में इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो विलायक होता है वह हम जल लेते हैं। जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक सार्वभौमिक विलायक है। ये सब जगह उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, ना तो इसकी कोई गंध होती है ना ही इसका कोई रंग रूप होता है। साथ में ये दाहक भी नहीं होता, अर्थात हमारे हाथ पैर त्वचा पे यदि गिर जाता है, कपड़े पे गिर जाता है तो ये उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए हम यहाँ पे विलायक के रूप में जल लेते हैं। क्योंकि जल द्रव है फिर भी हम इसका द्रव्यमान लेकर के चल रहे हैं, तो जब हम किसी वस्तु की विलेयता ज्ञात करते हैं तो वह 100 ग्राम जल में ज्ञात करते हैं। ग्राम का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो भार होता है वह ताप से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पे हम 100 ml भी ले सकते थे, लेकिन ताप बढ़ने से चूंकि आयतन प्रभावित हो जाता है, हम यहाँ पर जल की 100 ग्राम मात्रा लेंगे, उसको ml में हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। आवश्यक न्यूनतम मात्रा, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि इस डेफिनेशन को आप लिख लें और जो इसमें मैंने जो अंडरलाइन किए हैं इनको मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ताप विलेयता को प्रभावित करता है, इसलिए हम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात करते हैं। साथ ही विलायक के रूप में जल लेते हैं और जल के 100 ग्राम ही हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। आवश्यक न्यूनतम मात्रा का क्या तात्पर्य है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने 100 ग्राम जल भर लिया और इसको हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा है। एक पदार्थ मान लिया कि चीनी हम इसमें घोलते हैं, 10 ग्राम चीनी हम इसमें घोल देते हैं। शुरू में सरलता से चीनी घुल जाएगी, लेकिन जब हम दूसरी बार इसमें चीनी डालेंगे तो पहली बार की तुलना में थोड़ी कठिनाई से घुलेगी। ऐसे ही चीनी की मात्रा बढ़ाते जाने पर एक अवस्था ऐसी आएगी कि 100 ग्राम जल में चीनी घुलना बंद हो जाएगी, वह तली में बैठनी शुरू हो जाएगी और उसके कण जो है नीचे तली में बैठना
बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो कण होने चाहिए जो कि नीचे तली में बैठे हुए हैं, ये बहुत महीन होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीनी की बहुत अधिक मात्रा नीचे तली में बैठ जाए और आप बोलें कि साहब हमने 100 ग्राम जल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर संतृप्त करने के लिए 50 ग्राम चीनी हमने डिजोल्व कर दी है, लेकिन उस 50 ग्राम चीनी का एक अधिक हिस्सा नीचे तली में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो तली में जो चीनी होनी चाहिए वो उसकी न्यूनतम मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो डेफिनेशन में आवश्यक न्यूनतम मात्रा शब्द आया है उस वह आपको स्पष्ट हो गया होगा। चीनी के स्थान पर आप अन्य विलायक जैसे कि यूरिया, कैम्फर आदि ले सकते हैं, और जब आप उनकी विलेयता ज्ञात करेंगे तो आवश्यक न्यूनतम मात्रा अर्थात जब आप उनको घोलेंगे किसी विलायक में, आमतौर से हम उसको जल ही लेंगे, तो वह न्यूनतम रूप में नीचे तली में बैठे हुए होने चाहिए। उनके छोटे से छोटे कण दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा मोटे मोटे कण या बड़े बड़े कण उसके तली में बैठे हुए दिखाई दें। तो मैं समझता हूं कि विलेयता की डेफिनेशन आपको स्पष्ट हो गई होगी। हेनरी के नियम को समझने के लिए विलेयता की डेफिनेशन को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब हम ये समझेंगे कि विलेयता कौन कौन से कारकों से प्रभावित हो जाती है, वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो विलेयता हमको स्पष्ट हो चुकी है। अब हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो कि विलेयता को प्रभावित करते हैं। सामने हमने लिखा भी है, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं, जिनमें से पहला सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, विलय तथा विलायक की प्रकृति। सॉल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, जिसको हिंदी में हम ध्रुवीय और अध्रुवीय बोलते हैं। इसी प्रकार से सॉल्वेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जब विलय और विलायक एक ही प्रकृति के होते हैं, एक ही नेचर के होते हैं, तब वे आपस में डिजोल्व करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय विलायक होंगे उनमें ध्रुवीय विलय डिजोल्व होंगे और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलय घुलेंगे। इसको हम एक शब्द में इस प्रकार से बोल सकते हैं, ए लाइक नेचर डिजोल्व। एक प्रकार की प्रकृति वाले सब्सटेंस या पदार्थ आपस में घुलते हैं। आइए विलेयता को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक का अध्ययन करते हैं। टेम्परेचर वह दूसरा कारक है जो कि विलेयता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जब हम किसी विलायक में विलय घोलते हैं तो 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके फलस्वरूप टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। और जब ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है और जिसके कारण टेम्परेचर में कमी आ जाती है। जब हम विलायकों में विलय घोलते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित हो और हम विलयन को गर्म करें, तो विलयन को गर्म करने पर विलेयता घट जाती है। और यदि विलायक में विलय घोलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तब विलयन गर्म करने पर विलेयता में वृद्धि हो जाती है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, ताप एक ऐसा कारक है जो कि विलेयता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जब विलायक में हम विलय घोलें और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाए अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित हो, तो विलयन गर्म करने पर विलेयता घटती है। और यदि ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऐसे विलयन को गर्म करने पर विलेयता में वृद्धि हो जाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाला तीसरा मुख्य कारक दाब है। दाब विलेयता को बहुत अधिक प्रभावित करता है, लेकिन ये तभी
विलेयता को प्रभावित कर सकता है जब विलय गैस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में हो। यदि विलय ठोस अवस्था में होता है और विलायक ठोस अवस्था में होता है तो ऐसे विलयन दाब द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके आकार या साइज फिक्स होते हैं। इसी प्रकार से यदि विलय द्रव अवस्था में है और वह किसी ठोस विलायक में घुलनशील है तो भी उस पर दाब कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दाब केवल तभी प्रभाव डालता है जब विलय गैस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में हो। आप जानते हैं कि बहुत अधिक दाब लगाने पर CO2 गैस जल में विलीन हो जाती है और इस प्रकार हम सोडा वाटर का निर्माण कर लेते हैं। हेनरी ने द्रव विलायकों में घुलने वाली गैसीय विलय के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कि उन्हें उनके नाम पर ही हेनरी का नियम कहा जाता है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर रिवाइज कराना चाहता हूँ कि हेनरी का नियम ऐसे विलयन पर लागू होता है जिसमें विलय गैस अवस्था में है और विलायक द्रव अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं द्रवीय सरफेस पर, द्रवीय पृष्ठ पर गैसीय विलयों के दाब की अध्ययन हेनरी के नियम के अंतर्गत किया जाता है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव सतह में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गैस की विलेयता समानुपाती द्रव सतह पर गैस का आंशिक दाब अभी जो विलेयता होती है वह गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। इन दोनों बातों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। द्रव सतह पर गैस का आंशिक दाब समानुपाती गैस का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, P प्रोपोर्शनल टू काई। काई मोल अंश का सिंबल है। जब यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं KH, जिसको भी हम हेनरी नियतांक या हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि KH हेनरी नियतांक है। तो इस प्रकार हमारा हेनरी का नियम यहाँ पे पूर्ण होता है। आइए हेनरी के नियम को समझकर हम कौन कौन सी बातें स्पष्ट कर सकते हैं, उनकी एक करके स्टडी करते हैं। क्या इसकी लिमिटेशंस है, हेनरी कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब इस वीडियो में आगे को डिस्कस किया जाएगा। हेनरी स्थिरांक की इकाई या यूनिट की बात करते हैं, जैसे कि आप सामने इक्वेशन में देख रहे हैं, P बराबर KH काई। काई यहाँ पे मोल प्रभाज है और मोल प्रभाज एक अनुपात है, इसकी कोई इकाई, कोई यूनिट नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट है, उसकी इकाई वही होगी जो कि आंशिक दाब की है। यहाँ पर लिख देते हैं हम हेनरी स्थिरांक की इकाई आंशिक दाब की इकाई होगी। यहाँ पर जो आंशिक दाब है इसकी 3 इकाइयां होती हैं। ये बार में हो सकती है या फिर इसको वायुमंडल में भी बोला जा सकता है, या फिर इसको हम पास्कल, जिसको हम PA
द्वारा प्रदर्शित करते हैं से भी हम शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हेनरी स्थिरांक की जो इकाई होगी वो बार या एटीएम या फिर पास्कल में हो सकती है। जैसे कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं, P इजिकल टू के एच इंटू काई, यहाँ पे काई मोल अंश है। यदि हम P और मोल अंश के बीच ग्राफ खींचे, यहाँ पे हमने आंशिक दाब को बाई अक्ष पे ले रखा है और मोल प्रभाज को हमने एक्स अक्ष पे ले रखा है, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यदि हम इसका स्लोप निकालें, जिसको कि हम टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा P अपॉन काई के बराबर होगा और इसको हम हेनरी कांस्टेंट कह सकते हैं। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि आंशिक दाब और मोल प्रभाज के मध्य एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ आएगा और जिसका स्लोप हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करेगा। स्क्रीन बोर्ड पर आप हेनरी नियम की कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस देख रहे होंगे, जिसमें कि पहला यह लिमिटेशन है कि हेनरी का नियम तब लागू नहीं होता है जबकि दाब बहुत कम या बहुत अधिक हो। इसी प्रकार से दूसरी जो लिमिटेशन है उसमें ताप भी बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि विलयन का ताप बहुत कम या बहुत अधिक है तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन कि विलयन में विलय और विलय की कोई रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि विलय और विलय के बीच कोई रिएक्शन हो जाती है तो भी हेनरी का नियम अप्लाई नहीं किया जा सकता। जब हम द्रव के रूप में जल लेते हैं और विलय के रूप में हम CO2 गैस या अमोनिया गैस लेते हैं तो वहां पर CO2 गैस जल से अभिक्रिया कर जाती हैं और क्रमशः H2CO3 और NH4OH का निर्माण करती हैं। तो द्रव के रूप में या विलायक के रूप में हम जल लें और विलय के रूप में हम CO2 गैस और अमोनिया गैस लेते हैं तो हेनरी का नियम इस प्रकार के विलयन पर लागू नहीं होगा। आइए हेनरी नियम को एक और प्रकार से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन काई एंड के एच एट कांस्टेंट प्रेशर। स्थिर दाब पर मोल अंश और हेनरी स्थिरांक में क्या संबंध है। तो हमने ऊपर हेनरी नियम के अनुसार इक्वेशन लिख रखी है, P इजिकल टू के एच काई। यहाँ पर P दाब है, आंशिक दाब इसको कह सकते हैं गैस का, किसी भी गैस का आंशिक दाब इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो KH होगा वो गैस के आंशिक दाब और मोल फ्रैक्शन या मोल अंश के अनुपात के बराबर होगा। चूंकि यहाँ पे दाब नियतांक है तो हम कह सकते हैं KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, अर्थात हेनरी स्थिरांक और मोल अंश एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक अधिक होगा तो उसका मोल अंश कम होगा। मोल अंश का मतलब होता है कि वह गैस कितनी विलय है, अर्थात उसकी विलयता कितनी है। तो यहाँ पर एक निश्चित टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हीलियम का हेनरी स्थिरांक ज्ञात किया जो कि 144 है। हाइड्रोजन का हेनरी स्थिरांक 70 है और ऑक्सीजन का हेनरी स्थिरांक 35 है। चूंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम का हेनरी स्थिरांक 144 है तो हम कह सकते हैं कि हीलियम जल में बहुत कम विलय होगी, उसका मोल अंश उसमें बहुत कम होगा। आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि KH अर्थात हेनरी स्थिरांक और जो मोल अंश है जिसको हम विलयता के इक्वल मान सकते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि KH अधिक होगा तो मोल अंश अर्थात विलयता भी कम होगी। तो स्थिर ताप पर यहाँ पर हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया है, हीलियम जल के अंदर बहुत कम घुलनशील होगी, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन जल में बहुत अधिक विलय होगी क्योंकि उसका हेनरी स्थिरांक बहुत ही कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा और जैसे जैसे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा वैसे वैसे गैसों की विलयता जल में कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक विलय होगी और गर्म जल में ऑक्सीजन कम विलय होगी। यही कारण है कि ठंडे जल में जलीय प्राणी आसानी से
रह सकते हैं, क्योंकि उनको उसमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। और जैसे जैसे तालाब के जल का ताप या टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसमें घुली हुई ऑक्सीजन कम होती जाती है और जलीय प्राणियों को, मछलियों को कठिनाई का अनुभव होता है। तो हेनरी स्थिरांक का हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस समझा। हेनरी स्थिरांक की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई गैस किसी द्रव विलायक में कितनी अधिक और कितनी कम घुलती है, क्योंकि हेनरी स्थिरांक और मोल प्रभाज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यहाँ पर मोल प्रभाज या मोल अंश को हम विलेयता के इक्वल मान सकते हैं। तो जिस प्रकार से हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो विलेयता का मान घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ जाने पर तालाब में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती जाती है और उसमें रहने वाले प्राणियों को कठिनाई का अनुभव होता है। आइए हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला अनुप्रयोग या पहला इसका जो लाभ है वो सोडा वाटर के रूप में आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में घुल जाती है और आसानी से सोडा वाटर के रूप में जल परिवर्तित हो जाता है। तो दाब लगाने पर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जल के अंदर घोल सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग गोताखोरों के सेंस में है। गोताखोर जो कि बहुत गहराई में गोता लगाते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण न ले जा करके ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो अधिक गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है और जब वे बाहर निकल करके आते हैं, सतह पर निकल के आते हैं, तो रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन जब उनके रुधिर में से बाहर निकलती है तो उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। हम जानते हैं कि हीलियम के लिए हेनरी स्थिरांक का मान बहुत अधिक होता है, तो उसकी घुलनशीलता कम होगी। और जब गोताखोर बहुत गहराई में गोता लगाएगा और अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर के जाएगा, तो ऑक्सीजन का तो वह इस्तेमाल श्वसन में कर लेगा, जबकि हीलियम बहुत अधिक हेनरी स्थिरांक होने के कारण रक्त में इतनी मात्रा में नहीं घुलेगी जितनी मात्रा में नाइट्रोजन घुलती। इसलिए जब वो सतह पर लौट करके आएगा तो चूंकि रक्त में हीलियम कम घुली हुई है या ना के बराबर घुली हुई है, तो उसकी मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि गोताखोर मांसपेशियों में दर्द से बचने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण ना ले जा करके ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाता है। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने हेनरी के नियम की स्टडी की। आपको यदि हेनरी के नियम से संबंधित कुछ कठिनाई या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। बार बार देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। अब जब हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे तो वहां पर हम विलयन के बाश दाब का अध्ययन करेंगे। जब बाश दाब का अध्ययन कर लेंगे तो हम विलयन के अणुसंख्य गुणों का अध्ययन करेंगे। विलयन के 4 अणुसंख्य गुण हैं: परासर दाब, बाश दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। यदि आपको कुछ कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।